श्रीलंका की टीम जो कि गई है पाकिस्तान के दौरे पर और खेलेगी सबसे पहले तो 3 वनडे मैचेस की सीरीज। उसके बाद होगी एक T20I ट्राई नेशन सीरीज जिसमें तीसरी टीम जिम्बाब्वे की भी होगी। बाकी ये दोनों टीमें तो रहेंगी, लेकिन फिलहाल तो उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल ये जो ODI सीरीज है जिसका पहला मुकाबला खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के उस मैदान पर 11 नवंबर को शाम को 3 बजे से, यानी कि एक डे नाइट वनडे मैच के तौर पर, जहां पर जनरली हम देखते हैं पिछले 10 मुकाबलों में जाकर के तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने 6 मुकाबले जीते हैं और उसमें से भी आखिरी के 4 मैचेस अगर आप उठा करके देखें तो यहाँ पर 236 का स्कोर चेंज हो गया है 5 विकेट से, यहाँ पर 288 का स्कोर चेंज हो गया है 5 विकेट के अंतर से। यहाँ पर भी देखेंगे तो 336 का स्कोर भी पाकिस्तान ने चेंज कर दिया था। यहाँ पर जरूर जिम्बाब्वे का स्कोर डिफेंड नहीं हो पाया था और वैसे भी निश्चित तौर पर आप उम्मीद उसकी करते भी नहीं। तो आखिरी के 4 मैचेस में देखें तो बड़े बड़े और अच्छी बॉलिंग अटैक वाली टीमों के खिलाफ भी स्कोर्स यहाँ पर चेंज होते रहे हैं, जो दिखाता है कि यहाँ पर सेकंड बैटिंग करना कंपैरेटिवली इजी होता है। जिसका सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि अगर आप देखें ना ये तीनों के वो तीनों मुकाबले या इवन ये चारों के चारों मुकाबले अगर आप देखें तो डे नाइट वनडे मैचेस रहे हैं और डे नाइट वनडे मैचेस, और ये अगर सीजन हो तो निश्चित तौर पर वहां पर सेकंड इनिंग में पड़ने वाली पिच के ऊपर ड्यू या मैदान के ऊपर जो ओस गिरती है वो गेंद को उतना ग्रिप करना मुश्किल कर देती है, बॉलिंग उतना मुश्किल कर देती है, बैटिंग को इतना आसान बना देती है कि कोई भी स्कोर बने अगर अच्छी स्टेबल बैटिंग हो तो आसानी से स्कोर्स यहां पर चेंज होते रहे हैं। तो इस तरीके का नेचर रावलपिंडी क्रिकेट मैदान का होता है, जो कि ओवरऑल बहुत अच्छी बैटिंग ट्रैक होती है। मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ ओस की वजह से भी और बेहतर होती चली जाती है। पिछले इन 4 मैच में देखेंगे तो 17 विकेटें स्पिन को मिली है, 11 पहली इनिंग में, केवल 6 सेकंड इनिंग में, और पेस को मिली है 29 विकेटें और उसमें से भी 19 विकेटें पहली इनिंग में, केवल 10 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो ये देख करके भी आप काफी हद तक समझ सकते हैं कि क्यों स्कोर्स यहां पर आसानी से चेंज होते रहे हैं। हालांकि ये तो आपने पिछले कुछ हुए मैचेस के बेसिस पर इस पिच को समझा, ओस की संभावनाएं लगभग पूरी की पूरी हैं, वो भी निश्चित तौर पर आपने समझ लिया। लेकिन अभी जो साउथ अफ्रीका टीम आई थी पाकिस्तान के दौरे पर, वहां पर भी हमने देखा है रिसेंट टाइम में जितनी भी विदेशी टीमें आती रही है पाकिस्तान के दौरे पर, वहां पर हमने रेगुलर बेसिस पर देखा है कि पिचेस बहुत ज्यादा ड्राई होती हैं, एब्रेसिव होती हैं, जो स्पिन को अच्छा खासा हेल्प करती हैं। लेकिन ओस को तो कोई रोक नहीं सकता, वो नेचुरली आती है। तो निश्चित तौर पर कोई भी टीम जो टॉस यहां पर जीतेगी मेरे हिसाब से पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी। बाकी पिच के बारे में जो भी अपडेट फाइनल होगा टॉस के बाद का, जब हम देखेंगे कि पिच का नेचर कैसा है, ओस के आने की क्या संभावना है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अपने अपडेट करूंगा। टॉस के बाद अपनी फाइनल टीम भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है ना, उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल देखिए ये जो प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर बन सकता है आज के इस मैच में पाकिस्तान की तरफ से, जहां पर सैम अयूब और फकर ओपन करेंगे। इसके बाद आते हैं बाबर आजम, रिजवान हैं, सलमान अली यागा हैं, और उसके बाद है हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, 2 ऑलराउंडर्स। इसमें मोहम्मद नवाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में है। इसके बाद आते हैं फहीम अशरफ, एक और ऑलराउंडर। बाकी कप्तान है शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद लेग स्पिन बॉलर, जिन्होंने अभी अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उस पूरी टीम को जम के परेशान किया। बाकी बेंच पर देखेंगे तो फैसल अकरम को इन्होंने इंक्लूड किया, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर के तौर पर हैरिस रऊफ भी हैं। और उसके बाद आते हैं हसीबुल्ला, लेफ्ट हैंडेड बैटर जो विकेट कीपर बैटर हैं, और बाकी मोहम्मद वसीम जूनियर। इनकी भी संभावना है, हो सकता है कि फहीम अशरफ जहां पर इनको मौका मिल जाए। बाकी करियर आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि वनडे फॉर्मेट में, वनडे इंटरनेशनल मैचेस में ये जो पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम है, इनके प्लेयर्स कैसी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं, जिसमें बल्लेबाजों के जो टोटल मैचेस हैं, टोटल रन है, बैटिंग एवरेज है, वो ना सिर्फ ओवरऑल आपको फिगर के तौर पर दिखाई पड़ेगा बल्कि वो आपको इनिंग की बेसिस पर भी दिखाई पड़ेगा, जो कि निश्चित तौर पर आपको बताएगा कि किसको कहां पर ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। या अगर सैम अयूब का ही एग्जांपल लें तो दोनों इनिंग का बैटिंग एवरेज उनका बहुत ही शानदार है, 39 और 59। तो निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग की एज ए बैटर ये और बेहतर ऑप्शन हो जाता है, जहां पर आप इनको एज ए कैप्टन तो निश्चित तौर पर लेके जा सकते हैं। ये हिंट आपको मिलता है। और फॉर एग्जाम्पल किसी बॉलर का भी अगर आप एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर शाहीन आफरीदी को देख लीजिए, जो टीम के कप्तान भी हैं। 68 मैच में 134 विकेटों का कमाल का आंकड़ा है, 25 का स्ट्राइक रेट है पहली इनिंग का, 26 का सेकंड इनिंग का। इसका यह मतलब हुआ कि हर 25वीं गेंद पर 1 विकेट ले जाते हैं पहली इनिंग की बॉलिंग में, और सेकेंड इनिंग की बॉल में भी लगभग वैसे ही आंकड़े हैं, 26 का स्ट्राइक रेट। तो ये सारा जो डेटा है जो कि पूरा का पूरा आपको एक्सपीरियंस समझा देगा, इनिंग की बेसिस पर प्रेफरेंसेस को आपको काफी हद तक इंडिकेट कर देगा। तो उसको जरूर देख करके समझ करके रखिए और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखिए। तो अभी जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा ना कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी एक सीरीज अभी खत्म हुई है, वहां पर इनके प्लेयर्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस दी है बेसिकली, जिसमें सैम अयूब ने भी आखिरी मैच में 77 रन बनाए, उसके पहले 53, उसके पहले 39, और एज अ बॉलर भी तीनों मैच में अगर आप देखें तो 2 विकेट उन्होंने चटकाई ओवरऑल। तो एज अ ऑलराउंडर जिस तरीके के फॉर्म में है, जो इनकी यूटिलिटी है, वनडे करियर इनका जैसा चला है, उसको देखते हुए ना बेस्ट ऑप्शन है जिसको आप इस टीम की तरफ से ना सिर्फ लेके जा सकते हैं, इवन सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो कप्तान भी बना सकते हैं। और उसके बाद चूंकि सेकंड इनिंग की बैटिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ओस आ गई
तब तो और बैटिंग आसान हो जाएगी। लेकिन वही सेकंड इनिंग की बॉलिंग अगर हो गई तो निश्चित तौर पर बॉलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो वो शायद इनका बॉलिंग का ऑप्शन जो है ना वो शायद हटता दिखाई पड़े, जो कि सामने श्रीलंका की टीम है वो स्पिन ओवरऑल बहुत अच्छा खेलती है। इसके बाद आते हैं फखर जमान, जो उसी सेम वनडे सीरीज में बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़े थे। रिसेंट टाइम में इनकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आते हैं बाबर आजम, रन्स तो इनसे भी बिल्कुल नहीं बने। इसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान, जो कंपैरेटिवली अगर आप बात करें ना तो थोड़े से बेहतर टच में दिखाई पड़े हैं बाबर आजम से कंपेयर अगर आप करें। और उसके बाद आते हैं सलमान आगा। सलमान आगा T20 फॉर्मेट में जरूर आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एज ए बैटर काफी स्टेबल खिलाड़ी हैं वनडे क्रिकेट के हिसाब से भी, और साथ ही साथ बॉलिंग भी कभी कभार कर देते हैं, चांस काफी अच्छे होते हैं, जो कि सामने की टीम में लेफ्ट हैंडर्स भी हैं कुछ, तो इस वजह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। बाकी इसके बाद हुसैन तलत को, फहीम अशरफ को मैं उतना बड़ा निश्चित तौर पर ऑप्शन आपको बताऊंगा नहीं कि आप इनको निश्चित तौर पर टीम में रखिए, लेकिन मोहम्मद नवाज वो ऑप्शन जरूर है जिनको ना सिर्फ एज ए प्लेयर बल्कि आप एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन भी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। उसका रीजन आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा। बाकी रीसेंट फॉर्म तो देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। और उसके बाद आते हैं कप्तान शाहीन अफरीदी का। आपने वनडे करियर का डेटा ही देख लिया है, कमाल का है, बल्ले से भी अच्छे हाथ दिखाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बाकी नसीम शाह वनडे क्रिकेट में खास करके जहां पर पूरे 10 ओवर मिलते हैं वहां के लिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन ये भी बन जाते हैं, इवन अबरार भी। लेकिन निश्चित तौर पर हर एक प्लेयर को तो आप लेके जा नहीं सकते, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है उसमें कम से कम ये 7 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो कि आपकी टीम में आना बनता है, जिनको आप निश्चित तौर पर टीम में रख के जा सकते हैं और पूरे भरोसे के साथ जा सकते हैं बेसिकली, जिसमें नसीम शाह निश्चित तौर पर सबसे लास्ट ऑप्शन होंगे जिनको आप प्रेफरेंस देंगे। बाकी बेंच पर से अगर आप देखें तो कोई बहुत प्रॉमिसिंग नाम नहीं है। मोहम्मद हसीन जूनियर हो गए, हैरिस रऊफ हो गए, अगर खेलते हैं तो निश्चित तौर पर जिसकी जगह पर खेलेंगे वैसे ही इंपॉर्टेंस होगी। और अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं तो बाकी प्लेयर्स को आप रोटेट करके अपनी टीम में जगह दे सकते हैं, किसी एक बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके हर एक टीम में। तो इस तरह से टीमें आपको प्रेफरेंस बनानी है। बाकी हेड टू हेड का डेटा देखें तो श्रीलंका के खिलाफ तो कभी खेले नहीं है, ये एक्चुअली जो वेन्यू ऊपर लिखा हुआ है ना वो गलती से लिख दिया है, तो यहाँ पर ये हेड टू हेड का जो डेटा है अगर आप देखेंगे तो सैम अयूब तो खेले नहीं, लेकिन फखर जमान ने 9 मैचेस खेले हैं, 332 रन बनाए, 37 का एवरेज है। और उसके बाद बाबर आजम की बात करें तो 11 मैच में 53 का धमाकेदार एवरेज है। और वहीं पर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 177 का एवरेज है, चूंकि 2 ही बार आउट हुए 6 मैच में। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर मोहम्मद नवाज, 1 मैच में 2 विकेट 12 रन, फहीम अशरफ 2 मैच में 2 विकेट 20 रन। इसके बाद आते हैं शाहीन अफरीदी, 2 मैच में 3 विकेट, 1 मैच में 2 विकेट हैरिस रऊफ के। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए एक्चुअल का वेन्यू स्टेट आपके सामने है। पिछला जो स्लाइड था वो हेड टू हेड का था, गलती थी, वहां पर हेडिंग वेन्यू पड़ गया था। इस मैदान पर भी देखेंगे तो वनडे क्रिकेट में सैम अयूब नहीं खेले, लेकिन फखर जमान हो गए, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान अपने प्राइम पर यहाँ पर बहुत सारे रन इन लोगों ने बनाए हैं, इतने ज्यादा बना दिए हैं कि एवरेज आपको इतना शानदार दिखाई पड़ेगा। और बाकी नवाज कुछ खास यहाँ पर कर नहीं पाए हैं। फहीम अशरफ के भी 1 मैच में 1 विकेट 23 रन है, शाहीन अफरीदी के 4 मैच 7 विकेट है, नसीम के 2 मैच में 3 विकेट है, हैरिस रऊफ के 4 मैच में 7 विकेट हैं। तो ये तो सारे आंकड़े थे इंडिविजुअल जिसने इंपॉर्टेंस प्लेयर्स की आपको बता दी। लेकिन जब आप आते हैं वीकनेस का डेटा देखने या प्लेयर बैटल जो कि श्रीलंकन बॉलर्स को फेस करेंगे, तो फखर जमान ना वानिंदु हसरंगा पर फंसे हैं। 33 गेंद पर 32 रन बना करके एक बार, जेफरी वांडरसन ने तो इनको और परेशान किया है लेग स्पिनर, उस पर देखें तो 16 गेंद पर 13 रन बना करके 2 बार आउट हुए हैं। और प्रमोद मधुसन उन पर भी 1 बार आउट हुए हैं, 3 गेंद पर 1 रन बना करके। लेकिन ओवरऑल लेग स्पिन एक कमजोरी पाकिस्तान की पूरी टीम की है। अभी साउथ अफ्रीकन प्लेयर एक इंकाबा पीटर थे लेग स्पिनर, बिल्कुल स्पिन नहीं होती गेंद, उस पर भी फंस रहे थे ये लोग। तो निश्चित तौर पर वो तो एक एविडेंट चीज दिखाई पड़ती है हर एक पाकिस्तानी बैटर के साथ। बाकी मोहम्मद नवाज का डेटा मिल जाएगा, ये आउट हो चुके एक बार तीक्ष्णा पर, लेग स्पिन इनकी भी एक कमजोरी है। हुसैन तलत भी लेग स्पिन और ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। बाकी बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं रही हैं, लेकिन जब से आउट ऑफ फॉर्म दोनों हुए हैं उनको भी लेग स्पिन काफी परेशान करती है। तो ये तो पाकिस्तान की टीम थी। बाकी ये है आपके सामने श्रीलंका की टीम। प्रथम निशंका, कुशल मेंडिस ओपन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। कामिल मिसारा को मौका मिला है, एज लेफ्ट हैंडर नंबर 3 पर आ सकते हैं। बाकी सदीरा समर विक्रमा, चरित असलंका है, कामिंदु मेंडिस है, जनित लियानगी, इनके तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर जो कि जब बैटिंग ऑलराउंडर ही खेलते हैं। बाकी वानिंदु हसरंगा है, महीश तीक्ष्णा है, दुष्मंता चमेरा और असिता फर्नांडो, ये इनके 4 मेन बॉलर हैं। और उसके बाद बाकी बेंच के प्लेयर्स हैं। और ये है इनके पूरा का पूरा करियर का डेटा, जैसे आपको पाकिस्तानी प्लेयर का समझाया था, ये पूरा करियर का एक्सपीरियंस देख लीजिए, इनिंग के बेसिस पर भी चीजों को समझ लीजिए। और एक्चुअली इसमें मैंने क्या समझाया तो उसके लिए आप निश्चित तौर पर पिछला हिस्सा जरूर देखिएगा पाकिस्तान की टीम का, जब आपको मैं करियर का डेटा समझा रहा था। इसके बाद रीसेंट फॉर्म को अगर आप देखें तो ये टीम भी निश्चित तौर पर रीसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में ओवरऑल रही है। और खास करके अगर हम बात करेंगे जो बैटर है ना
वो है प्रथम निशंका। भी आखिरी ओडीआई मैच इन्होंने अपने करियर का जो खेला है उसमें सेंचुरी लगाई है, 76 की पारी खेली है, 35 की पारी खेली है। इसको भी छोड़ दीजिए, इनका आखिरी T20 मैच देखने जाइए तो भारत के खिलाफ इन्होंने अपना आखिरी T20 मैच खेला था, उसमें भी सेंचुरी लगाई थी। हालांकि वो मैच श्रीलंका हार गई थी, लेकिन ओवरऑल जिस तरीके के फॉर्म में है ना, वन ऑफ द मोस्ट अपने प्राइम पर है, बेसिकली बहुत ही तगड़े फॉर्म में है। सेकंड इनिंग की बैटिंग ले तो आप इनको कप्तान भी बना सकते हैं डिफरेंशियल। और उसके बाद आते हैं कुशल मेंडिस। हालांकि रन्स इनके भी बहुत ही जबरदस्त हैं, तो निश्चित तौर पर इनको भी आप उसी कैटेगरी में रखेंगे जो आप प्रथम निशंका को देखते जाए हैं। इसके बाद आते हैं कामिल मिश्रा। रिसेंट टाइम में ठीक ठाक नंबर्स इनके रहे हैं, मौके जब इनको मिले परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। सदीरा समरविक्रमा को आप कह सकते हैं कि टेक्निकली ज्यादा बेहतर खिलाड़ी है कामिल मिश्रा से, लेकिन ये दोनों के दोनों प्लेयर ने स्मॉल लीग के लिए उतने सेफ ऑप्शन है नहीं। रिस्क लेकर के आप इनको लेके जा सकते हैं। हालांकि इस टीम के पास जरीत असलंका जैसा प्लेयर है, वनडे क्रिकेट में खास करके ये बहुत ही कमाल के ऑप्शन है जो कि बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो मैं इनको ज्यादा प्रेफरेंस करूंगा। और उसके बाद कामिंदु मेंडिस से जनित लियाने के हैं, ये दोनों भी ना एक दूसरे के साथ निश्चित तौर पर रोटेट हो सकते हैं। वनडे क्रिकेट में ये दोनों भी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। नंबर्स अगर आप इनके रिसेंट के भी देखना है, जब बैटर है जब बॉलर, कभी कभार पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब बैटर ही ओवरऑल काफी शानदार ऑप्शन है। लेकिन निश्चित तौर पर सभी को तो ले नहीं जा सकते, लेकिन जो आपको मैं बता रहा था ना कामिल मिश्रा सदीरा समरविक्रमा को लेकर के, इनसे बेहतर है कि आप इन दोनों में से किसी को पिक करें, स्पेसिफिकली कामिंदु मेंडिस को या जनित लियानेगे को। और उसके बाद आते हैं वानिंदु असरंगा। इनको तो आप निश्चित तौर पर मिस कर ही नहीं सकते। सामने जो पाकिस्तान की टीम है उसकी कमजोरी को देखते हुए जो लेग स्पिन है, बेसिकली तीक्ष्ण जरूर रिसेंट टाइम में बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजरे हैं वनडे क्रिकेट में, खास करके विकेटें बिल्कुल नहीं मिली हैं। और पाकिस्तान की टीम में गिनती के लेफ्ट हैंडर्स अगर आप देखें तो ऊपर से सैम अयूब है, फखर जमान है, फिर नीचे मोहम्मद नवाज हैं, लेफ्ट हैंडर्स काफी सारे हैं। हालांकि लेफ्ट हैंडर्स को कुछ खास एक्स्ट्रा परेशान करते नहीं, चूंकि इन गेंदों में टर्न होती नहीं, लेकिन फिर भी जैसा फॉर्म है उसको देखते हो आप यही कह सकते हैं कि ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर ट्राई करिए। एज ए प्लेयर निश्चित तौर पर सेफेस्ट ऑप्शन तो ये है नहीं। और उसके बाद आते हैं दुष्मंता चमीरा और असिता फर्नांडो। असिता फर्नांडो को हमेशा मैं कहता हूं अगर पिच पर घास है, जरा से भी मूवमेंट मिलने की संभावना है, तो वहां पर एक बेस्ट ऑप्शन है। रिसेंट टाइम में बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहे हैं। दुष्मंता चमीरा बेसिकली डेथ ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, अच्छी पेस इनके पास है। तो ये दोनों प्लेयर भी उसी कैटेगरी के हैं कि साथ में लेके जा सकते हैं अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो मैं असिता फर्नांडो को प्रेफर करूंगा, उनके साथ जाना पसंद करूंगा। बाकी जो बेंच के प्लेयर हैं वो उतने प्रॉमिसिंग ऑप्शन है नहीं कि जिनके बारे में स्मॉल लीग के लिए मैं ज्यादा आपको डिस्कस करूं, लेकिन ग्रैंड लीग में निश्चित तौर पर जो भी खेलता है रोटेट करके तो लेके जा ही सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने हैं जो दिखाता है कि ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं पाकिस्तानी श्रीलंकन बैटर्स को पाकिस्तानी बॉलिंग को खेलने का। खास करके अगर हम बात करें, प्रथम निशंका के 2 मैच में 80 रन है, कुशल मेंडिस के 5 में से 252 रन है, 50 के ऊपर का एवरेज है। इवन सदीरा ने भी अच्छा खेला है। जरीत असलंका ने 2 मैच में 50 रन बनाए, एक ही बार आउट में तो 50 का एवरेज है। बाकी वानिंदु के 2 मैच में 40 रन है, 3 विकेट, 2 मैच में 2 विकेट महेश तीक्ष्णा के हैं, 4 में 4 विकेट जेफरी वांडरसे के हैं। बाकी इस मैदान पर खेलने की बात करें तो रावलपिंडी पर श्रीलंका ने अपना आखिरी ओडीआई 2004 में खेला था। अब 21 साल बाद यहाँ पर कोई वनडे मैच ये लोग खेलेंगे, तो फिलहाल टीम में जो प्लेयर्स है ना वो कोई इस मैदान पर खेला नहीं है। लेकिन इनकी भी वीकनेसेस को अगर आप प्लेयर बैटल को देखने जाएंगे तो एक्सपीरियंस इतना कम है इनके प्लेयर्स के पास ना पाकिस्तानी बॉलिंग को खेलने का, कि सामने का कोई पाकिस्तानी बॉलर जो है वनडे क्रिकेट में खास करके इन तीनों ही बैटर्स को तो अभी आउट नहीं कर पाया है, जो कि खेला ही नहीं है। और उसके बाद प्रथम निशंका ओवरऑल अगर आप देखें तो एक कॉमन चीज आपको दिखाई पड़ेगी इन तीनों ही खिलाड़ियों के साथ, चाहे वो कामिंदु मेंडिस हो, सदीरा समरविक्रमा या प्रथम निशंका, बाएं हाथ की जो तेज गेंदबाजी होती है वो तीनों को जम के परेशान करती है। और ये एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर एक टीमों के साथ होता है, श्रीलंकन टीम के साथ खास करके होता है। तो ये एक वीकनेस पूरी टीम का है जो कि आपने देखा। लेकिन ओवरऑल जब वानिंदु असरंगा का भी आप देखेंगे तो लेग स्पिन खुद है, ये लेग स्पिन बॉलर है, लेग स्पिन पर फंसते हैं। लेकिन ओवरऑल तो ये आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर एक तो खेल रही है पाकिस्तान की टीम, तो एडवांटेज तो है। टॉस का बड़ा एडवांटेज यहाँ पर होने वाला है। टॉस के बाद ही आप तय कर सकते हैं कि कौन सी टीम फेवरेट होगी, क्योंकि दोनों टीमें टक्कर की टीमें हैं, दोनों के पास अच्छी पेस अटैक है, स्पिन अच्छा है। तो वो देखना पड़ेगा टॉस के बाद क्या अपडेट रहेगा। तो जो भी अपडेट रहेगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। पिच के बारे में और ओस आएगी या नहीं वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, और अपनी टीम तो दूंगा ही। तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।